हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। अभी तक तो आप ये मान लो छोटे टॉपिक से आप खेल रहे थे, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। आगे का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है ये, क्या इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, क्या फॉर्मुलेज होते हैं, सबको याद रखने, उनसे डील करना आना चाहिए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, दैट इज कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वैलिड होता है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कोई भी आयन एटम जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके ऊपर क्या होता है, आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड होता है। सही है, तो हम इसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बोहर ने क्या किए थे, अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, जिनको आप पहले अज्यूम कर लेते हो और उसको बाद में आप क्या करते हो, प्रूव करते हो। तो बोहर ने भी कुछ अजम्पशंस लिए, उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ऑब्जर्व किया, वहां से कुछ पॉइंट्स उठाए, उनके अंदर अपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए और बाद में उन मॉडिफिकेशंस को उसने प्रूव भी किया। तो एक एक करके हम इसके सारे असम्पशंस को पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हम यहाँ से डिराइव करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बोहर के पहले पॉस्टुलेट के साथ। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। तो जो कहानी थॉमसन ने कही थी कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, जो रदरफोर्ड ने भी कहा, सेम वही चीज बोहर ने भी कही कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। और ओवरऑल एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बोहर ने बोली, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। ये चीज तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी, लेकिन बोहर ने यहां पर एक और पॉइंट ऐड किया, दैट इज ऑफ कांस्टेंट रेडियस नोन एज ऑर्बिट्स और शेल्स। देखें, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। क्या हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और जिस पाथ में ये घूम रहा है उस पाथ की रेडियस कांस्टेंट है, मतलब उसकी रेडियस चेंज नहीं हो सकती है। ये आपको कैसे पता, ये बोहर ने माना था, उसने बोला कि भाई ऐसा, ये मेरा मॉडल यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ घूम रहा है, और जब ये घूम रहा है तो इसके पाथ की रेडियस चेंज नहीं होगी, मतलब मैक्सवेल्स ईएमआर थ्योरी को आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसने मैक्सवेल के उसको एक्सक्लूड कर दिया। अभी क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये चीज उसने एक्सप्लेन नहीं की, वो हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूमता है और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज नहीं होता है। सही है। थर्ड चीज उसने क्या बोली कि भाई आप देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन शो करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो फोर्स इसको कहां से मिल रहा है, तो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है Z/E। अगर इस पाथ की रेडियस को हम R मान लें, तो देखें, अकॉर्डिंग टू बोर्स दिस पोस्टुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड will be equal to the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between whom, between nucleus and electron। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है ना। और जब मैंने आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पढ़ाई थी, तो वहां पे बताया था कि दो चार्जेस Q1 Q2 अगर आमने सामने रखे हुए हैं, आसपास रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में फॉर्मूला होता है KQ1 की वैल्यू ZE, Q2 की वैल्यू E, तो KZE²/r²। तो ये बोहर का पहला पोस्टुलेट है जो हमें कैलकुलेशन के अंदर हेल्प करेगा। mv²/r इज इक्वल्स टू क्या होता है, KZE²/r² के इक्वल होता है। बोले बात समझ में आती है। फिर बोहर का अगला पोस्टुलेट लिख लिया आपने। ये पोस्टुलेट लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाए साथ में इसके, और एक ये स्टेटमेंट लिखें। लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोहर के अगले पोस्टुलेट की। तो देखें, बोहर का अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट। उसने कहा कि भाई जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। तो उसने कहा कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से
यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल हैं, लेकिन उन पाथ में से इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसमें घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो वैसे भी आपने इतनी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एंगुलर मोमेंटम आखिर किस चिड़िया का नाम है। आप मोमेंटम तो जानते हो ना, हाँ, क्या होता है मोमेंटम? जब कोई पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा होता है, तो जो काम मोमेंटम करता है वही काम यहां पर एंगुलर मोमेंटम करता है, और किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमते हुए पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mv/r। सिंपल। तो ये मोमेंटम है mv, क्योंकि यहां पर पाथ की रेडियस r है, तो इस घूमते हुए पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? mv/r होगा। अब आए बोहर के पास। तो बोहर ने कहा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mv/r h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी mv/r = nh/2π है। ये इक्वेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आपसे कोई बोले बोर्स मॉडल, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए mv/r किसके इक्वल होता है? nh/2π के इक्वल होता है। उसने कहा कि ये mv/r की वैल्यू या तो h/2π के इक्वल होगी या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π। तो आप ये जो n देख रहे हैं, n बेसिकली डिनोट करता है नंबर ऑफ शेल को। किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। दूसरा, n की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? तो देखें, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, इस तरह से जितनी चाहो उतनी हो सकती है। बस ये h/mv/r क्या होना चाहिए? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। तो यहीं से बोहर ने शेल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि देखें, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को आप ऑर्बिट बोल सकते हो या फिर हम इन्हें किसके नाम से जानते हैं? शेल। तो देखें, n = 1, इसे हम फर्स्ट शेल बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? के शेल। इसी तरह जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसे हम बोलेंगे सेकंड शेल, या फिर आप इसे एल शेल के नाम से भी जानते हो ना। इसी तरह जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3, तो इसे आप कौन सा शेल बोलेंगे? m शेल। n की वैल्यू हो गई 4, n शेल, एंड इस तरह से आप आगे मूव करते रहेंगे। तो यहां से बोहर ने कंसेप्ट दिया शेल्स का या फिर ऑर्बिट का। उसने कहा कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस पाथ में घूम सकता है जहां पर mv/r की वैल्यू किसके इक्वल होगी? nh/2π के इक्वल होगी। यहाँ पर n शेल के नंबर को डिनोट करता है, n = 1 फर्स्ट शेल, 2 सेकंड शेल, 3 थर्ड शेल, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सही है। अब आप देखें, आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट शेल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी? h/2π आएगी। सेकंड शेल में इसकी वैल्यू बनेगी 2h/2π, थर्ड शेल में 3h/2π, फोर्थ शेल में 4h/2π, एंड सो ऑन। तो आप देखें, हर जगह एंगुलर मोमेंटम का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है h/2π, बाकी सब उसके मल्टीपल है। तो आपको याद है अपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी? फोटोन hν, उसको हम एक सबसे छोटा पैकेट बोलते थे। फिर 2hν, 3hν, 4hν, तो वहां पर एनर्जी क्या होती थी? क्वांटाइज्ड। ऐसे देखो, अगर मैं h/2π को सबसे छोटा पैकेट मान लूं तो ये एक पैकेट है, यानी फर्स्ट शेल में एक पैकेट, सेकंड शेल में 2 पैकेट, थर्ड शेल में 3 पैकेट, फोर्थ शेल में 4 पैकेट, इससे चलता रहेगा। तो हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, बोहर ने नहीं बोला था। अगर हम बोहर के मॉडल को पढ़ें और देखें तो इसे हम बोल सकते हैं कि दैट इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम चीज है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वो क्या होता है? वो क्वांटाइज्ड होता है, इज क्वांटाइज्ड। तो ये ध्यान रखें, बोहर के एटॉमिक मॉडल से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी गिवन शेल या ऑर्बिट के अंदर
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब वो हमेशा h/2π के मल्टीपल में ही चलता है। तो ये पोस्टुलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया। कॉपी करें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने सीख लिए बोर्स मॉडल के बारे में। एक mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स kZe²/r² के इक्वल होता है, और एक mvr = nh/2π के इक्वल होता है। सही है ना? चलिए, अब आप देखें काम की बात एक और, कि बोर ने एक और चीज कही। बोर ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इस एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस घूमते ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता है और ना ही एनर्जी गेन करता है। तो अब मैक्सवेल को तो इसने बिल्कुल आउट कर दिया। क्यों? मैक्सवेल ने तो कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ना तो एनर्जी एमिट करना चाहिए उसको। तो बोर ने बोला कि नहीं भाई साहब, मेरे मॉडल के हिसाब से तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ना तो वो एनर्जी देगा और ना ही वो एनर्जी लेगा। समझ रहे हो क्यों? तो उसने प्रूव किया आगे कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है। कैसे प्रूव किया वो हम प्रूव करेंगे ही, बट हाल फिलहाल आप देखें कि एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट नाइदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी, और इसीलिए इन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। देखो नाम कितने हो गए, ऑर्बिट, शेल, और हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। सही बात है ना? चलिए, ये तो वे 5 पॉइंट्स। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर ने बोला। बोर ने बोला, ये अपने बहुत काम में आने वाला है। बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक गिवन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हमने देख लिया है ना तो एनर्जी लूज कर रहा है और ना ही वो एनर्जी गेन कर रहा है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी लोअर शेल से, जैसे मान लो ये n = 1 है, ये n = 2 है, n = 3 है। चलो ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर, कि आपका इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी शेल में है n1, तो ये तो हो गया लोअर एनर्जी शेल। ठीक, इसके ऊपर इसके हाई एनर्जी शेल होंगे कुछ n2, n3, n4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बोर्स मॉडल क्या कहता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी लोअर शेल में है और वो लोअर शेल से जाता है ऊपर किसी हायर शेल में, यहां पहुंच गया, तो देखो लोअर शेल से हायर शेल में जाने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करनी होती है, एब्जॉर्ब करनी होती है। तो बेसिकली यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? इस शेल और इस शेल के एनर्जी गैप के बीच के डिफरेंस के बराबर। मतलब यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होगी, E4 - E1 के। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल जाता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से वापस नीचे आएगा, मान लो 4 से 2 पर आया, तो जब ये ऊपर से नीचे आया तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी इज रिलीज्ड, और अगेन अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो फिर से इन दोनों शेल के गैप के बराबर होगी, यानी E2 - E4 के इक्वल होगी। तो आप ध्यान दें, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब नीचे से ऊपर जाता है लोअर शेल से हायर शेल, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब वो हायर से लोअर आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। अब आप देखो, अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की या एमिट की, तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो कहां से की होगी, मान लो लाइट का एक फोटोन आके इस पे गिरा, तो हम अगर मुझे डिफरेंस पता है तो मैं इस आने वाले फोटोन की वेवलेंथ निकाल सकता हूं। बताओ, डेल्टा ई एब्जॉर्ब्ड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, hc/λ एब्जॉर्ब्ड। सही है। सिमिलरली जब यहां से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी दे रहा होगा तो एनर्जी रिलीज्ड होगी, बताओ वो किसके इक्वल होगी, hc/λ एमिटेड। यानी जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा, और ये जो फोटोन एमिट करेगा आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। और अगर इस फोटोन की वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, तो आपको यहां पर एक कलर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कलर। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आपके आगे तक काम में आता रहेगा, इनऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए वो लाइट का एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है।
जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो फिर से एनर्जी एमिट करेगा, और वो भी लाइट के एक फोटोन की फॉर्म में ही एमिट करेगा। और अगर उस एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ विजिबल रीजन में राई करती है तो ही आपको कोई कलर दिखाई देगा, अदरवाइज आपको कलर दिखाई नहीं देगा। ये चीज हम अभी स्पेक्ट्रम के अंदर और डिस्कस करेंगे, बट हाल फिलहाल आप चाहे तो इसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे आप लिखें कि when an electron moves from a lower energy shell to a higher energy shell, it absorbs energy, and when it jumps from where higher energy shell to a lower energy shell, it emits energy। पहली चीज। दूसरी चीज, द एनर्जी emitted or absorbed is equal to what? The energy gap between the two energy shells। तो उन दोनों एनर्जी शेल्स के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर, जो मैंने आपको यहां पे बताया उसके बराबर होगी। और अगर आपको एक बार दोनों शेल्स के बीच की एनर्जी पता है तो आप उनके बीच की वेवलेंथ क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सही ना? देखो, ये पोस्टुलेट्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप देखें, पढ़े, भूल जाए। दो ही चीजें आपको याद रखनी है, एक mv²/r इक्वल टू kZe²/r², और दूसरा, वेरी गुड, आप तो साथ साथ चलने लग गए, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। अब आप इसे छापे, फिर हम दोनों पोस्टुलेट्स को यूज करते हैं। हमें यहां पर बेसिकली बोर्ड्स मॉडल में अलग अलग तरह के फॉर्मूले कैलकुलेट करने होते हैं, उन फॉर्मूलेस को फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम बोर्ड्स पोस्टुलेट्स को यूज करेंगे। एंड टॉपिक इज फॉर्मूलेज रिलेटेड टू बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, मैंने आपको बताया हम यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो चीज है आपकी, दैट इज रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। जो बोर ने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी शेल्स होते हैं, तो उन शेल्स की रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। इसके हम दो फॉर्मूलेज बनाएंगे। एक थोड़ी फॉर्म आपको डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन वो आपको रटनी नहीं है। वैसे तो मैं याद करवा दूंगा वो भी आपको, आप उसको किसी भी टाइम डिराइव कर सकते हो। और दूसरी एक सिंपल फॉर्म बनेगी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बहुत ही ध्यान से देखें, जो चीज़ें आप रेडियस के लिए करने वाले हो उसी से आप वेलोसिटी, टाइम पीरियड, उन सब चीज़ों के लिए भी कैलकुलेशन करोगे, और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को वहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे। तो बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है। आप बोर के दो पोस्टुलेट्स को ध्यान रखें। बोर का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, mv²/r इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, kZe²/r²। ये बोला था बोर ने। दूसरा बोर बाबा ने क्या बोला, बोहर बाबा, mvr इज इक्वल्स टू क्या होता है, nh/2π। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन ही मुझे रेडियस और वेलोसिटी दोनों के लिए दे सकती है। अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है तो ज्यादा कुछ मत करो, यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। तो बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनेगी, nh/2πmr। सही ना? बस हो गया काम। यहां से वेलोसिटी को उठाओ और यहां रख दो। तो देखो, m/r को मैं अलग लिख रहा हूं, इंटू v² करोगे तो क्या हो जाएगा, n²h²/4π² m²r² इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ, kZe²/r²। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये जो आपका k है, k की वैल्यू होती है 1/4πε0। क्या होती है, 4πε0। ε0 को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। इसके चक्कर में ना पड़े, ये आप 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हो। अगर आपने पढ़ लिया होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात है, वरना वहीं पे पढ़ना,
यहाँ कुछ काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, अभी देखते हो चलना। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या, देखो आर स्क्वायर से क्या गया आर स्क्वायर, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ एम से एम का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है रेडियस आर। अब आप देखो इन सबको इधर ले आओ और आर को ऊपर ले जाओ, तो यहां से अगर आप रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट लिखो, तो देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। एक फॉर्म तो ये होती है रेडियस की, अगर आपको ये याद रह जाए तो बढ़िया, और नहीं याद रहे तो और भी बढ़िया। और क्या करना है, ये दो इक्वेशन याद है ना आपको, यहां से v के लिए निकाल के यहां रख दो, बस आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेंगे। चलिए तो एक चीज तो हुई है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं आपको याद रहेगी, लेकिन देखना फिर भी आपको याद हो जाएगी, मैं करवा दूंगा ना, मैं बैठा हूं इसलिए। सेकेंड चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू कितनी हो गई 6.62 इंटू 10⁻⁻34, है ना। 4 पाई कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इन 10⁻⁻27 kg, k 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखवाया था। z तो वेरिएबल है, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो z मतलब एलिमेंट चेंज होगा तो z चेंज होगा। e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, सिर्फ कौन, एक ये n स्क्वायर और ये z को छोड़ दो तो बाकी सब यहाँ कांस्टेंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सारे कांस्टेंट की वैल्यूज रखते हो, ऑन प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ all the constants, आपको रेडियस ऑफ व्हाट nth बोहर ऑर्बिट जो मिलेगी Rn, उसका एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला मिलेगा, विच इज 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो किसी भी गिवन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो Z1, तो फर्स्ट शेल यानी n के लिए 1 रेडियस जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड शेल यानी रेडियस के लिए हो जाएगी 0.529 to 4, थर्ड शेल 9, फोर्थ शेल 16। तो ये तो रेडियस का फॉर्मूला, आप किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सीखनी है। पहली चीज, किसी भी nth ऑर्बिट में जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल है, सही है। तो मैं यहाँ पर एक गिवन एटम के लिए दो अलग अलग शेल की रेडियस निकाल सकता हूं, या दो अलग अलग हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी मैं उनकी रेडियस को कंपेयर कर सकता हूं। देखें, अगर मैं दो अलग अलग एटम्स की कंपेयर करूं तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छी चीज आती होगी, है ना भाई। R N के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Z के इनवर्सली है, तो जब R1 अपॉन R2 लिखोगे तो यहाँ तो N1 अपॉन N2 होगा और ये उल्टा होकर Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा। अब इसका यूज सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास है He+, देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये हाइड्रोजन लाइक बन गया। एक है मेरे पास Li2+, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गए तो 1 बचा, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पर वैलिड है, हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर ही वैलिड है। तो मैं आपसे बोलूं कि हीलियम के थर्ड शेल की रेडियस है R, बताओ लिथियम के सेकंड शेल की रेडियस R के टर्म्स में कितनी होगी। तो आप क्या बोलोगे कि रेडियस ऑफ हीलियम अपॉन रेडियस ऑफ लिथियम क्या हो जाएगी, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1, सही है ना। तो देखो हीलियम का कौन सा शेल है, थर्ड, तो रेडियस ऑफ हीलियम तो हो गई R,
थर्ड शेल यानी N1 की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर अपॉन लिथियम का सेकंड शेल N2 की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ Li2 प्लस निकाल रहे हो आप इनटू Z2। सेकंड माना है लिथियम को, तो लिथियम का Z होता है 3 और हीलियम का Z कितना होता है 2। तो देखो ये वाली बन जाएगी 27/8 यानी रेडियस ऑफ Li2 प्लस आयन जो होगी वो 8/27 R के इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी का खेल है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप हो सकता है एक ही एटम के दो अलग अलग शेल ले ले, तो जब एटम सेम है तो Z कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ N पर डिपेंड करेगा। अगर एटम्स अलग अलग हैं और शेल भी अलग अलग हैं तो आपको N और Z दोनों को कंसिडर करना होगा। जैसे कई सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं जिनमें आपको एक शेल की रेडियस को दूसरे शेल की रेडियस से क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। कर लेंगे ये काम? चलिए, तो एक चीज तो हो गई है, दूसरी चीज के लिए भी मेरे पास जगह है अभी, तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग उस काम को भी। दूसरा, आप ध्यान से देखें ये फॉर्मूला, भाई देखो ये कांस्टेंट है। अब मेरे पास दो वेरिएबल है, या तो n या फिर z, ठीक। तो मैं यहां पर दो तरह ग्राफ बना सकता हूं। पहला तो आप देखो, टेकिंग z एज कांस्टेंट, ठीक। तो जब मैं z को कांस्टेंट ले लूंगा तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर। कांस्टेंट की हो जाएगी 0.529 अपॉन z। तो यहां मैं आपसे ग्राफ बनवा सकता हूं कि बोलो अगर मैं रेडियस और नंबर ऑफ शेल में ग्राफ बनाऊं, तो ध्यान देना वेरिएबल के ऊपर, यहां पर ग्राफ है रेडियस और n नंबर ऑफ शेल के बीच में। तो r की जगह तो आप लिखो y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर। तो एक ग्राफ आपका एक पैराबोला बनेगा। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं भैया मुझे तो ग्राफ बनाना है बिटवीन रेडियस और n स्क्वायर के बीच में, तो बताओ अब क्या होगा। अब वेरिएबल कौन हो चुका होगा, n स्क्वायर। तो रेडियस और n स्क्वायर में ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बनेगा, यानी इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी बताओ वो किसके इक्वल होगी, 0.529 अपॉन z एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो आप इस चीज से? तो देखो जब आप z को कांस्टेंट कर रहे हो तो n वेरी करेगा, तो आप Rn वर्सेस n और Rn वर्सेस n स्क्वायर के बीच में ग्राफ बना सकते हो। सिमिलरली जब क्या होगा आपका, मैं Rn को कांस्टेंट ले लूं तो मेरे पास जगह नहीं बचती है, मैं यहां यूज कर लेता हूं। फिर आप एक साथ सारा पार्ट कॉपी कर लेना ताकि हम अगले पार्ट पे मूव करेंगे। ये जगह बहुत है मेरे लिए। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, n को कांस्टेंट कर लूं, n एज कांस्टेंट, तो अब आपकी रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये वाली तो गई कांस्टेंट, इंटू 1 अपॉन z। अब मैं यहां पर फिर से दो ग्राफ बना सकता हूं। एक ग्राफ में बनाऊंगा बिटवीन Rn वर्सेस z, और जो दूसरा ग्राफ मैं यहां पर बना सकता हूं, बताओ वो ग्राफ में किस किस के बीच में बनाऊंगा। एक ग्राफ में बना सकता हूं बिटवीन Rn वर्सेस 1 अपॉन z। तो आपको दिख रहा है यहां पर वेरिएबल कौन है, Rn और z। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर आप Rn वर्सेस 1 अपॉन z में ग्राफ बनाओ तो 1 अपॉन z को आप लिखोगे x, तो y इक्वल टू mx, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये ग्राफ मैं आपको रटने को नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हो आप इस चीज को। आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रेडियस और n या फिर रेडियस और z के बीच में ग्राफ बनाने आने चाहिए। आई होप इतना आपको पता होगा। अगर आपने मैथ्स में पढ़ लिया है कि y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसका एक इंटरसेप्ट होता है, y इक्वल टू mx वो भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो कि ओरिजिन से पास होती है। तो अगर मैं 1 अपॉन z को x लिख दूं और इसको y लिख दूं तो ये इक्वेशन y इक्वल टू mx टाइप को फॉलो कर रहा है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस और इन सब के इक्वेशंस पर ध्यान दें, फोकस करें, किसी से भी सीख लें। आपको कोई मैथ्स के टीचर हो वो आराम से आपको सिखा सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब आप ये सब कॉपी करें। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। वैसे अगर आपने 11th क्रॉस की हुई है तब तो आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक बार से कॉपी करो। मैं आपको एक बार ग्राफ का नेचर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया कॉपी।
कॉपी हो गया तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ग्राफ्स का, और जिन लोगों ने ग्राफ्स पढ़े हुए हैं उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो कुछ भी स्किप ना करें, एक बार देखें। थोड़ा सा 11th क्लास का पार्ट होता है, क्योंकि हम क्या है सेकंड चैप्टर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, आप उसमें भूल मतलब पता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत आएगी आपको। देखें 2-3 तरह के ग्राफ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा मैथ्स तो आती है नहीं, इसलिए हम ऑलमोस्ट हर ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ग्राफ होता है y = mx टाइप का, तो ये y एक्सिस होती है अपनी, ये x एक्सिस होती है। y = mx टाइप का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन का, जो कि ओरिजिन से पास होती है। x का जो कोएफिशिएंट होता है वो इस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप होती है tan थीटा, और वो m के बराबर होगी, पहला। फिर जो सेकंड लाइन का इक्वेशन बनता है वो होता है y = mx + c। इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। y और x में अगर आप ग्राफ बनाओ तो ये y और ये x। अब आप देखो, जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? c। यानी ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है। अगर आप यहां x की वैल्यू 0 पुट करो तो y भी 0 आएगा, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा था। लेकिन यहां पर ग्राफ c से शुरू होगा। इस लाइन की स्लोप अगेन किसके इक्वल होगी? m के ही इक्वल होगी, which will be tan थीटा। फिर थर्ड वेरिएशन क्या आता है? थर्ड आपके पास ग्राफ बन सकता है y = -mx + c। तो अब आप देखें tan थीटा के लिए नेगेटिव आ जाएगी, मतलब लाइन आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, क्योंकि अभी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, लाइन एक्यूट एंगल बना रही थी। तो अब क्या होगा? y और x, देखो x के लिए 0 रखोगे, y अभी भी c के इक्वल होगा, यानी ग्राफ यहीं से शुरू होगा। लेकिन अभी तक लाइन ऊपर जा रही थी, अब ये लाइन कैसे आएगी? नीचे। तो जब इक्वेशन y = -mx + c टाइप है तो लाइन ऐसी बनती है, हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, एंड नेगेटिव स्लोप। अब यहां जो एंगल होगा tan थीटा वो -m के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा की वैल्यू हमेशा आपकी क्या आने वाली? नेगेटिव, इसलिए स्लोप आपको हमेशा इस लाइन की नेगेटिव ही मिलेगी। फोर्थ ग्राफ आपका ऐसा भी बन सकता है y = mx - c। तो देखें जब x 0 होगा तो बताओ y की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। अब 0 से ऊपर, इधर तो y पॉजिटिव है तो y नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा, तो y = -c होगा। अपने ग्राफ यहां -c से शुरू होगा और इसकी स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इसकी स्लोप अभी भी tan थीटा ही है। तो ये आपके पास लाइन बन गई, कौन सी? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो चार तो ये आपको लाइन के इक्वेशन बनाने आने चाहिए, सही है। आई होप आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया होगा मैथ्स में, तो वहां पर आप पैराबोला पढ़ते हो। एक आपका इक्वेशन था y = kx²। इधर y है, इधर x है। देखें आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है, पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। वहीं अगर मैं ग्राफ बनाऊं y = -kx², तो डिफरेंस क्या होगा? अब आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो फिर ग्राफ ऐसा पैराबोला बन जाएगा। क्योंकि हमारे काम में आएगा यहां एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए बता रहा हूं। y = kx² है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, और y = -kx² है तो डाउनवर्ड ओपनिंग क्या बनेगा? पैराबोला। थर्ड, एक और ग्राफ जो आपको आना चाहिए वो है बिटवीन y एंड x। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है, तो जो ग्राफ बनता है वो इस नेचर का बनता है, और इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए, तो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से या आगे आप गैसियस स्टेट से भी डील करोगे। इन चैप्टर से डील करने के लिए आपको एटलीस्ट ये सारे ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। कर सकते हैं ना? अब फटाफट से आप इन ग्राफ्स को कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले फॉर्मूले पर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। चलिए, तो अब डिराइव करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखते हैं वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, उसको भी हमें एक सिंपल फॉर्म में याद रखना होगा, और फिर उसके लिए भी हम वैसे ही ग्राफ्स बनाएंगे जैसे हम रेडियस के लिए बना चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें
सेकेंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron in nth Bohr orbit। तो करना आपको वही है, फिर से वही दो पोस्टुलेट यूज करने हैं। एक पोस्टुलेट तो क्या था, mv स्क्वायर बाय r किसके इक्वल होता है, kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के, एक इक्वेशन। और जो दूसरा फॉर्म है दैट इज mvr, बताओ किसके इक्वल होता है, nh अपॉन 2 पाई के। सही है। अब आपने पहले क्या किया था, वेलोसिटी को v को रिप्लेस किया था, अब आप r को रिप्लेस करो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये r से गया r गया ना, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू kze स्क्वायर अपॉन r के। सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप यहां से r की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, तो देखो जैसे आप r की वैल्यू वहां से निकालोगे, ये तो बन गया kze स्क्वायर इंटू r की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन 2 पाई mv, यहां रखो तो उल्टा हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 पाई mv अपॉन n इंटू h। दिख रहा है क्या आपको, देखिए m से गया m, v से गया v, तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई kz ई स्क्वायर अपॉन n इंटू एच। आपको ये फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर से आप देखो, अगर मैं z बाय n को छोड़ दूं तो बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, तो जैसे आप यहां पर सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज रखोगे तो आपको वेलोसिटी का एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा विच इज 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n मीटर्स पर सेकेंड। क्या फॉर्मूला बनेगा, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n मीटर्स पर सेकेंड। अगेन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसको रटने बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस इक्वेशन को यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपको वेलोसिटी के फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे। एक चीज, दूसरा बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या था, हाँ 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड है। अगर आप इसे सेंटीमीटर्स में लिखना चाहो तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो सेंटीमीटर्स में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, Vn इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू z बाय n सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो दोनों में से आपको कोई भी वैल्यू यूज करनी पड़ सकती है। चलिए एक चीज तो गई है, जैसे हमने कहा था रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, n स्क्वायर बाय z, तो आप देखो वैसे ही यहां पर वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, z बाय n के। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे, आपको प्रोपोर्शनलिटीज याद रखना बहुत 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 जरूरी है। रेडियस n स्क्वायर बाय z के और वेलोसिटी z बाय n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो अगर वेलोसिटी z बाय n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई साहब मैं v1 अपॉन v2 को क्या लिख सकता हूं, हाँ जी वेरी गुड, क्या लिखेंगे, z2 अपॉन z1 इंटू n2 अपॉन n1। एक चीज, अच्छा हमने रेडियस के बारे में एक चीज नहीं लिखी, वो अभी हम रेडियस वेलोसिटी दोनों के लिए एक साथ लिख लेंगे, कंपेयर भी कर लेंगे, है ना। दूसरी चीज ग्राफ क्या है, अब आपने देखा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, तो एक बार आप z को कांस्टेंट रख सकते हो, तो कीपिंग z कांस्टेंट। अब देखो अगर z कांस्टेंट है तो आप दो तरह के ग्राफ बना सकते हो। एक ग्राफ तो आप बना सकते हो बिटवीन वेलोसिटी एंड n, और एक आप ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड 1 अपॉन n। सही है क्या, तो देखो वेलोसिटी और n तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको भी सिखाया जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। सही है ना। सिमिलरली अब आप देखो ये वेलोसिटी है vn और ये 1 अपॉन n, तो अब आपका वेरिएबल 1 अपॉन n हो चुका है, तो वेलोसिटी और 1 अपॉन n y इक्वल टू mx। अब आप 1 अपॉन n को x लिखोगे ना, तो ये ग्राफ तो कैसा मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा। सही है। सिमिलरली हम एक और ग्राफ बना सकते हैं, अगर हम किसको कांस्टेंट रखें, n को, तो कीपिंग n कांस्टेंट। अब जब आप शेल को फिक्स कर दोगे तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है vn और z के बीच में,
तो बताओ उस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा? उस केस में Vn वर्सेस Z का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और उसकी स्लोप जो होगी वो 2.188 इंटू 10⁶ अपॉन n के बराबर होगी। इतना याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ग्राफ का नेचर बनाना चाहिए। तो Vn प्रोपोर्शनल टू Z बाई n है। अगर आप Vn और Z में ग्राफ बना रहे हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, Vn और n में बना रहे हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और Vn और 1 अपॉन n में बना रहे हो तो आपको इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखें, सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपको ये ग्राफ्स याद नहीं होंगे। आप इस इक्वेशन को एक बार खुद भी डेराइव करें और फिर खुद से सोचें कि यार मैं किस किस के बीच में यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। ये ग्राफ्स भी आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएंगे, कर सकते हैं। चलिए, तो एक काम तो आप ये कॉपी करो, फिर हम वेलोसिटी और रेडियस में जो मैं आपसे कंपैरिजन बोल रहा हूँ उसको डिस्कस करते हैं। फिर देखो, अब जो हमने रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे हम एक चीज़ सीख सकते हैं, ये आपके काम में भी आएगा। देखें क्या है, और थोड़ा आप इससे एटम का जो मॉडल दिखता है उसका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो। आपने देखा कि जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड है। तब मैं जेड को तो छोड़ देता हूँ, एक एटम मैंने फिक्स कर लिया, हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है। तो देखें, फॉर अ गिवन एटम जब जेड फिक्स है तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा उसकी रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस इट्स रेडियस, या बोलो इसका साइज विल क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, यानी अगर ये आपका फर्स्ट शेल है n इज इक्वल्स टू 1 और इसकी रेडियस है r, तो बताओ सेकेंड शेल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 4r। हाँ देखो ना, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट कितनी होगी? 4r। जैसे ही आप n इक्वल टू थर्ड शेल में पहुंचे 2 3, ये कितना हो जाएगा? 9r। n इक्वल टू फोर्थ शेल में आप पहुंचे, कितना हो जाएगा? 16r। इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर मूव करते जा रहे हो, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शेल का साइज भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट शेल सबसे छोटा शेल होगा, और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे शेल का साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपकी नॉर्गनी में बहुत काम में आती है, हम सीखते भी इस चीज़ को कि सेकंड शेल फर्स्ट शेल से बड़ा होता है, थर्ड शेल सेकंड शेल से बड़ा होता है। दूसरा, वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन लिखो तो बताओ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। अब आप देखो, जेड फिक्स कर दूं तो वेलोसिटी क्या है? एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे एन का शेल का नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम। हाँ, क्यों? छोटी रेडियस थी तो तेज घूम रहा होगा, बड़ी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? धीरे घूम रहा होगा। ऐसा क्यों? याद करो बोर का पोस्टुलेट, जिसको हम आगे प्रूव भी करेंगे कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। तो जब वो छोटे पाथ पर घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। जब वो बड़े पाथ पे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। यानी अगर आप फर्स्ट शेल पे मान लो वेलोसिटी है v, तो बताओ सेकेंड शेल की वेलोसिटी होगी v/2, थर्ड की v/3, फोर्थ की v/4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो एक चीज आप n की वैल्यू से रेडियस और वेलोसिटी दोनों के बारे में आइडिया दे सकते हो। n जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी और वेलोसिटी उसी हिसाब से आपकी कम होती जाएगी। सही है। चलिए, रेडियस और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फिर हम इन सबके मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। तो देखें, थर्ड जो अपना टॉपिक है, थर्ड जो फॉर्मूला है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली चीज तो हम टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। ये यहां बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इस पे एक चक्कर लगा के रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना।
दूसरा भी लगाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लगातार घूमता रहेगा। चलो मैं मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन ने शुरू किया था, एक चक्कर लगाया, यहां खत्म गया, इसमें 1 सेकंड लगा। बताओ अगले चक्कर में कितना लगेगा? 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, यानी इस पॉइंट पर हर बार 1 सेकंड के बाद आ रहा होगा। तो वो 1 सेकंड क्या हो गया? उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो लगा टाइम है, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ध्यान करें, अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सेम चीज, सबसे पहले हम टाइम पीरियड को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन by electron to complete one revolution about the nucleus। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जो लगा टाइम है, उसी को हम उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। अब आप देखो, इस एक चक्कर को पूरा करने में इस इलेक्ट्रॉन ने कितने डिस्टेंस कवर की होगी? इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। और अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो देखो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन उसकी वेलोसिटी है। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी? 2πr अपॉन वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड लिखो t, तो 2π इंटू, बताओ r की वैल्यू कितनी हो गई? 0.529 इंटू, एंगस्ट्रॉम को बदल दो मीटर्स में, मीटर इंटू क्या बनता है? n²/z। ध्यान देना, अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर्स पर सेकेंड। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, यहां जो वैल्यू आएगी वो आपको ध्यान ही नहीं रखनी है, भूल जाना। पर आप ध्यान से देखो, ये 10⁻6 क्या आएगा? ऊपर आएगा तो -6 बनेगा, तो बन गया 10⁻16। ध्यान देना, ये 2.1 को अप्रोक्सीमेटली 2 से उड़ा दूं तो 3.14 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 कितना होगा? 1.5। जो टाइम पीरियड है ये 1.52 इंटू 10⁻16 इंटू, देखो n जाएगा ऊपर, z आएगा नीचे, ये बनेगा n³/z² सेकेंड्स। तो ये टाइम पीरियड का पूरा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली n³/z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? n³/z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप ये भी भूल जाओ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ये पता है ना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr/v। तो आप तो इतना देखो, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? n²/z, ये तो याद रखोगे। बताओ वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? z/n। तो उल्टा गया, तो बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? n³/z² के। यानी आप दो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कंपेयर कर सकते हो। बताओ T1/T2 किसके इक्वल होगा? n1³ इंटू Z2² के। जैसे आप रेडियस कंपेयर कर सकते हो, वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हो, वैसे ही आप घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या कंपेयर कर सकते हो? टाइम पीरियड भी कंपेयर कर सकते हो। चलिए, तो ये था अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसे आप कॉपी करें। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। यहां हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हमें यहां पर टाइम पीरियड और n और z में ग्राफ प्लॉट नहीं करने, उनकी हमें जरूरत नहीं है। रेडियस वेलोसिटी के ग्राफ अपने लिए मोर देन सफिशिएंट है। कर लिया? चलिए, अब सिंस हमने यहाँ टाइम पीरियड डिफाइन किया है, तो हम यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, फोर्थ टर्म, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखें, इसकी अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होती है, 1/टाइम पीरियड होती है। ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसको उल्टा कर देना, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है
कि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, n क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। इससे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं, इवन आपको ध्यान ही नहीं रखना है, आपको सिर्फ टाइम पीरियड ध्यान रखना है। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया 2πr/v से, तो आपको टाइम पीरियड भी ध्यान नहीं रखना है, आपको तो रेडियस और वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है। रेडियस किसकी प्रोपोर्शनल होती है, n स्क्वायर अपॉन z के, और वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, z बाय n के। वहां से टाइम पीरियड निकाल लो, n क्यूब बाय जेड स्क्वायर, और टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन बोर ऑर्बिट के अंदर रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर सकते हो और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात फॉर्मुलेस की। फॉर्मुले भी खत्म नहीं हुए, फॉर्मुले भी बाकी हैं, अभी हम एनर्जी के फॉर्मुलेस पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखें, पहला अपना सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप ऐसे ही कर लोगे। ये He प्लस आयन और ये Be3 प्लस है। तो देखो, हीलियम के लिए Z कितना हो गया 2, और बेरिलियम के लिए Z कितना हो गया 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसका है सेकेंड ऑर्बिट N1 की वैल्यू 2, और इसका है थर्ड ऑर्बिट N2 की वैल्यू 3। रेडियस रेशियो निकालना है, तो R1 अपॉन R2। अब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेरी गुड, n स्क्वायर बाय z, तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1। तो देखें, n1 की वैल्यू 2 स्क्वायर, n2 की वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू z2 की वैल्यू 4 अपॉन z1 की वैल्यू 2। 2 से गया 2, 2 टू द क्यूब हो गया 8, और 3 स्क्वायर हो गया 9। आपका आंसर हो जाएगा 8/9। सिंपल। हाँ, सिंपल। और ऐसे ही क्वेश्चन, इवन ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछ ले जाते हैं, टेंशन ना लो, बहुत आसान है, बस आपको प्रोपोर्शनलिटीज याद होनी चाहिए। सही है, चलिए ये देखें अगला क्वेश्चन। एक और लल्लू सा क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। ठीक है भाई साहब, एक एटम उसने बोल दिया हाइड्रोजन और दूसरा बोल दिया Li2+। तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो गया 1, और लिथियम का Z कितना होता है 3। ठीक है ना, इसके लिए N1, सॉरी, तो फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, और इसके लिए कौन सा ऑर्बिट बोला है, थर्ड ऑर्बिट बोला है। बस हो गया सॉल्व। वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, Z/n, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 इंटू बन जाएगा n2 अपॉन n1, बनेगा ना। तो v1 की वैल्यू तो हो गई v, v2 यानी लिथियम का आपको निकालना है, z1 1, z2 3, n2 3, ये 1, n1 1 था ना, 3 से गया 3, मतलब इसकी वेलोसिटी भी v ही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सही है, आसान आसान से क्वेश्चन। ये देखें अगला क्वेश्चन। चलिए प्रभु बताओ, जमाना ही नहीं बचा, अरे चल जाओ, अरे वाह, चल गया, बधाई हो आपको भी और मुझे भी। ये देखें अगला क्वेश्चन। ट्राई करोगे ना आप इस क्वेश्चन को, चलो करो फटाफट से। हाँ, बस वीडियो पॉज कर लो और कर लो ट्राई, क्या दिक्कत है। हो गया, आंसर चाहिए नहीं, डिस्कस करें। देखें, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r एंड 4r। ठीक है, तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, एक के रेडियस r, एक के 4r। अभी आपको सिखाया था रेडियस प्रोपोर्शनल थी n स्क्वायर के, मतलब ये जो r है ये तो आपका n1 हो गया और ये हो गया n2। तो देखें रेडियस r1 अपॉन r2 किसके इक्वल होगी, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर के। ऐसा कर लो, उल्टा लिख लो, r2 अपॉन r1 किसके इक्वल होगा, n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर के। वैल्यू 4 हो गई, मतलब n2 बाय n1 का रेशियो कितना हो गया 2।
अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्स्ट शेल ही हो और ये सेकंड शेल ही हो, रेशियो 2:1 आया है, ये 6th शेल और ये 3rd शेल हो सकता है, ये 8th और ये 4th हो सकता है, ये 12th और ये 6th हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 और 1 ही हो। देखो अपने बेसिक्स बड़े ही क्लियर रखें आप, क्योंकि ये मिस्टेक आप आगे चल के करोगे जब हम थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हमें इन दोनों शेल का रेडियस का रेशियो मिला है, उनके शेल नंबर नहीं मिले है ना, सिर्फ शेल्स का रेशियो है। हाँ, तो एक केस ये 1 और 2 हो सकता है, दूसरा केस ये 2 और 4 हो सकता है, 3, 6, 4, 8, 5, 10 कुछ भी हो सकता है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताना क्या है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। तो देखो मैंने आपको बताया टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, n³/z² के। तो एटम तो सेम है ना, तो टाइम पीरियड n³ प्रोपोर्शनल है, तो देखो T2/T1 किसके इक्वल होगा, n2³/n1³। तो n2/n1 का रेशियो है 2:1, उसका क्यूब हो जाएगा 8:1। तो करेक्ट आंसर होगा 8:1। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें एक और छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें क्या सीखनी पड़ेगी, एनर्जीज की वैल्यू। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड इन सब के ऊपर मिल सकते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर बेस्ड उस डीपीपी को सॉल्व कर लें, जिससे मैंने रेडियस, वेलोसिटी इन सब के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, इनमें आप परफेक्ट हो जाएं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी की, क्योंकि मैं अगर अभी एनर्जी शुरू कर भी दूंगा तो हम आज के लेक्चर में उसको कवर करते करते टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसको होल्ड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे कि कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन की एक गिवन बोर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।